चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। फिर नागालैंड में जो एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन को सबसे ज्यादा 67% वोट मिलता दिख रहा है। तो ये बड़ा वोट शेयर यहाँ पर मिल रहा है अलायंस को। इसमें एनडीपीपी के 42% और बीजेपी के 25% जो है वोट शेयर वो शामिल है। वहीं एनपीएफ को 8% वोट शेयर का अनुमान है, एनपीपी को 3%, कांग्रेस को 4% और अन्य के खाते में 18% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करी जाए तो 67% यदि बीजेपी और अलायंस को मिल जाता है यानी एनडीपीपी को मिल जाता है तो मेरे ख्याल से नंबर्स तो उनके फेवर में होंगे ही होंगे। मनोज जी क्या कहता है नागालैंड? देखिए, नागालैंड बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी रहेगा। और जब वोट शेयर पे आप गए हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं उसके हिसाब से, और ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे महिला मतदाता जो हैं पुरुषों के अपेक्षा काफ़ी बड़े तादाद में है, पुरुषों से ज़्यादा इनकी संख्या है। सीट देख लेते हैं जी। और सर आपके ही एग्जिट पोल के अब जो सीट के नतीजे हैं वो भी बता देते हैं क्या सामने आ रहा है। नागालैंड का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पर। इसमें एनपीएफ को 2 से 5 सीटें, कांग्रेस को 1 से 3 सीट। कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई यहां पर भी जारी है कांग्रेस पार्टी के लिए। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन को 35 से 43 सीट मिल सकती हैं। एग्जिट पोल ने यह साफ कर दिया है कि जो गठबंधन है बीजेपी का एनडीपीपी के साथ नागालैंड में वही लीड में नजर आ रहा है। 35 से 43 सीटें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन ही कहा जाएगा। एनपीएफ 2 से 5, एनपीपी को 0 से 1, कांग्रेस 1 से 3 और अन्य के खाते में 6 से 11 यहां जा सकती है। सर अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो महिला मतदाताओं के बारे में मैंने कहा, और आप देखे होंगे जब प्रधानमंत्री भी गए वहाँ पे प्रचार करने के लिए तो सबसे ज़्यादा उत्सुकता कहीं दिखी थी तो महिलाओं के ऊपर में दिखी थी और लोगों ने पसंद किया उनकी योजनाओं को लेकर। भारत सरकार ने जो राशन, फ्री राशन देने की जो योजना शुरू की है, आप तीनों स्टेट में उसका इम्पैक्ट देखेंगे। आप उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर जहाँ भी जाइए, जो छोटे वर्ग थे जिनके लिए खाना एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है वो उपलब्ध सरकार ने कराया बिना भेदभाव का। और ये वहाँ पे लोगों को लगा कि ये सरकार जो है हमें अपने हिसाब से सारी सुविधाएं दे रही है। तो लोगों का मैं ये बोला नागालैंड में एक्चुअली कोई ऑपोजिशन था ही नहीं था। 60 के 60 विधायक थे और 60 के 60 सत्ताधारी पार्टी में। वो लोग एक रेजोल्यूशन लेके एक ही साथ नागा पीस अकॉर्ड को लेके 2 साल पहले वो लोग देयर इज नो कोई ऑपोजिशन नहीं है। और ये तो होना ही था कि बीजेपी के साथ इसका जो 40 और 20 जो सीट शेयर हुआ था उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा इनको आना था क्योंकि एनपीएफ की हालत बहुत ही ख़राब है। और कांग्रेस तो पिछले साल एक भी सीट नहीं मिला था नागालैंड को, तो कांग्रेस का सवाल ही नहीं आता है। देवेंद्र जी मैं आपसे, मेरा सीधा सवाल होगा, नागालैंड नागा पीस अकॉर्ड ने कितना इम्पैक्ट डाला, क्योंकि सरकार ने इसे अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर बताया था जब ये हुआ था। हाँ, नागा पीस अकॉर्ड बेसिकली हुआ किन पक्षों के बीच में है इसको देखना चाहिए। ये सेंटर के बीच में है, ये वहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में है, या जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके बीच में है, और जो वहाँ की सरकार है वो है। तो बीजेपी को एनडीपीपी को साथ में रखने की क्या कहते हैं ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यही है कि नेफ्यू वहाँ पे एक बहुत ही सर्वमान्य लीडर के रूप में है। मतलब इतने सर्वमान्य है कि पिछली बार वो अपना इलेक्शन बिना लड़े ही जीत गए थे और इस बार भी कांग्रेस ने सिर्फ उनके खिलाफ एक सिंबॉलिक कैंडिडेट दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी एक सीट वहाँ पे जीत चुकी है पहले ही। एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि नागालैंड जितना देखने में सरल लग रहा है उतना सरल इलेक्शन बेसिकली वहाँ पे है नहीं। बीजेपी ने क्यों एनडीपीपी के साथ अलायंस किया, तो आप इसे थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि लास्ट टाइम बीजेपी के 12 एमएलए जीते, उनमें से 6 मिनिस्टर थे, एक डिप्टी सीएम सहित। नेफ्यू रिया की पार्टी के 17 एमएलए जीते, उनके वो खुद सीएम बने और इसके अलावा उनके 2 एमएलए जो हैं वो मिनिस्ट्री में थे। 2 इंडिपेंडेंट्स और जेडीयू का 1 एमएलए जो था उनको मिनिस्टर बर दिया गया। तो बीजेपी के लिए अगर आप इसी की तुलना मेघालय से करें तो बीजेपी वहाँ 2 लेके और उनमें से 1 मिनिस्टर था। तो बीजेपी ने यहाँ जो चाहा वो पाया और उसे ये पता है कि एनडीपीपी के सहयोग से या उनके बिना अपोज किए हम इस फिगर को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस फिगर को देखें जो टैली अभी हम दिखा रहे हैं और 2018 से इसकी तुलना करें तो यहाँ सबसे बड़ी गेनर जो पार्टी है वो बीजेपी है। इनफैक्ट जो एनडीपीपी है वो भी सीटों के पॉइंट ऑफ व्यू से सीटें लूज कर रही है। क्यों? क्योंकि एनडीपीपी अपने 17 के अलावा जो नेफ्यू रिया की पार्टी के एमएलएस थे 21, उनमें से मेजर को अपने साथ ले चुकी। तो वो 41 एमएलए वाली पार्टी जो है एग्जैक्टली 27 पे आ रही है और उनको अगर मेजॉरिटी का फिगर नहीं मिलेगा और अदर्स में नंबर जो है 12 या 13 के पास आए तो बीजेपी संभवतः सबको चौंकाते हुए, जैसे उसने 2018 के अलायंस के पहले
एनपीएफ को साइडलाइन करके एनडीपीपी के साथ अलायंस किया था। तो ये भी एक संभावना है कि बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसे स्टेट जिसमें उसकी कभी सरकार नहीं रही है, वो छोटे दलों को साथ लेके सरकार बनाने की प्रदीप जी, तो ये मेरे ख्याल से टैक्टिकल थिंकिंग अगर कहा जाए तो बीजेपी की बिल्कुल स्पॉट ऑन रही है यहाँ पर, क्योंकि प्राथमिकता बनाकर चले हैं। 2014 से ही खुद प्रधानमंत्री मोदी भी नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पर जो ये मैदान खाली छूटा हुआ था उस पर किस तरह से कब्जा किया जाए और कितना जोर झोंका जाए मैदान में, उनको अच्छी तरह से पता था। देखिए, भाजपा के शब्दकोश में विश्राम या अवकाश नाम की चीज नहीं है। देखिए, आज प्रधानमंत्री कर्नाटक चलेगा जहां अगला चुनाव है। बिल्कुल। तो वो बिना विश्राम किए निरंतर लगे रहते हैं योजनाबद्ध तरीके से किस प्रकार से कमियां जो हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको भरा जाए, उन कमियों को पूरा किया जाए। तो भाजपा की सोच में क्योंकि कोई विराम नहीं है, कोई अवकाश नहीं है, तो उन्होंने बड़ा विस्तार से, बड़े सूक्ष्म अध्ययन के बाद जो अपनी रणनीति बनाई है उसी का परिणाम है। आप देखिए, एक तरफ पूरी शांति है और एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण है सभी समुदायों के बीच।